ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर नम बालों को ब्रश करता दूसरे फारिग हाथ से शर्ट के बटन बंद कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर जरशे खड़ी थी। जरशे, आ जाओ, क्या बात है? वो मुस्कुराकर पलटा और उसे अंदर ही बुला लिया। वो झिझकती हुई उसके नम चेहरे को देखती चंद कदम आगे बढ़कर बोली, लाला, आपको आगा जान ने बुलाया। वो बड़ी चादर में लिपटी सर झुकाकर खड़ी थी। खानजादा ने लब भींचे। जरशे, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझसे इस तरह अजनबियों वाला रवैया और झिझक मत रखा करो, ना ही छुपा करो। पर वशे और तुम में कोई फर्क नहीं। उसके पास जाकर अपने हिसार में उसे लेता, उसके चादर में छुपे माथे को चूमकर उसने उसे कहा तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। आंखों में झिलमिलाते आंसू और हसरत थी। जाने वो क्यों अपने ही भाई से यूं दूर रहती थी, खानजादा नहीं समझ पाया था। मुस्कुराकर उसकी नम आंखों को साफ करता सर थपथपाया। आओ आगा जान के पास चलें। जाने फिर क्या अदालत लगा लिया मेरे खिलाफ उन्होंने। उसे वैसे ही अपने हिसार में लेकर वो बाहर निकला। वो जो अंदर उसके हिसार में पुरसकून खड़ी थी, बाहर निकलते ही उससे दूर होती तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। खानजादा ने उलझी नजरों से उसे जाते देखा। आपने बुलवाया था आगा जान? वो कमरे में दाखिल हुआ तो तकरीबन सभी मौजूद थे। सबके मुस्कुराते पुरस्कार चेहरों को देखता वो आईब्रो उचकाते आगे बढ़ा। आओ खानजादा, ज़रूरी बात करनी है। खान यूसुफ के खुशी से जगमगाते चेहरे को देख वो और भी मुतजस्सिस होता उनके पहलू में आन बैठा। तुम्हारी शादी करने का इरादा हो रहा है? पूछना था तारीख क्या हो। वैसे तो कल बाकायदा बड़ों के दरमियान तारीख तय की जाएगी, मगर मैं चाहता हूँ तुम्हें जो सही लगे। खान यूसुफ की बात पर वो मुंह खोले उन्हें देखने लगा। उसे ये तक नहीं पता था कि शादी किससे की जा रही है, और ये लोग शादी की तारीख भी सोच रहे थे। आगा जान, मुनासिब लगे तो ज़रा ये भी बता दीजिए किससे शादी की जा रही है, या ये बात भी निकाह के वक्त ही मुझे पता चलेगी। उसने दांत कचकचाकर कहा तो सब हंस पड़े। आगा जान ने कहका लगाकर उसकी पुश्त थपथपाकर जो नाम बताया, उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदले। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। बेयकीनी बेयकीनी थी। सब उसकी तरफ परेशानी से देखने लगे। नहीं आगा जान, प्लीज़ नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसका खून निचोड़ लिया हो। खान यूसुफ ने संजीदगी से उसे घूरा था। वजह बताओ, इस क्या कमी है उसमें? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, ख़ानदानी है, तुम उससे ज़्यादा मिले नहीं हो, वरना बहुत नरम मिजाज और सुलझी हुई लड़की है। खान यूसुफ के लहजे में सारी नरमी गायब हो चुकी थी उस वक्त। उसने एक नज़र कमरे में मौजूद सबको देखा। बाप, चचा, माँ, चची, दोनों भाई और भाभियाँ, हर नज़र में सवाल और हैरत थी। यानी सबको ही यकीन था कि वो लड़की हर लिहाज से उसके लिए बेहतर है, और उसका इनकार हैरान कुन था। वो परफेक्ट हो या हुस्न की मलका, ख़ानदानी है या पढ़ी लिखी, मुझे उससे शादी नहीं करनी आगा जान। प्लीज़ मुझे फोर्स नहीं करेंगे आप लोग। वो बुरी तरह बेचैन हुआ, मगर आगा जान डटे हुए थे। कोई ख़ास वजह नहीं, लड़की ज़ात काफ़ी अरसे से तुम्हारी मांग है और तुम खड़े खड़े इनकार कर रहे हो। जाओ खानज़ादा, हम खुद तारीख सोच लेंगे, इस मामले में कोई ढील नहीं मिलेगी। खान यूसुफ के अटल जुमलों पर वो इससे पहले के जब्त खोता वहाँ से चला गया। पीछे सभी परेशान बैठे थे। आगा जान बहुत परेशान हो गया वो, फोर्स नहीं करें, वक्त दें उसे, मैं बात करूंगी। खानी बेगम ने बेचैनी से पहलू बदला। बेटे के चेहरे पर दुख जैसी कैफियत जो छाई थी उनकी आंखों में ठहर सी गई थी। इस बार नहीं खानी, शादी के बाद खुद ही संभल जाएगा। बिला वजह का इनकार मैं आगे कैसे पहुंचाऊंगा? खान यूसुफ पहली बार अपने खानजादा की नाराज़गी की परवाह किए बगैर फैसला ले चुके थे। वो कमरे में आकर गहरे गहरे सांस भरता अपने अंदर का उबाल निकालने के लिए अपने बाल खींचने लगा। वो सबको कैसे बताता मूसा की ज़िंदगी तबाह करने वाली लड़की वही थी जिसकी वजह से मूसा की शादीशुदा ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं रहा था। वो उसी लड़की को कैसे अपनी बीवी बनाकर ले आए जिसने उसकी दोस्तों जैसे भाई को तबाह कर दिया था। ना वो बता सकता था, ना बर्दाश्त कर सकता था। पागल हो रहा था वो। खान यूसुफ लाख मोहब्बत जता ले, मगर इस किस्म के ख़ानदानी फैसलों में कभी नरमी बरतने को तैयार नहीं होते थे। उसका मूड इतना ख़राब था कि रात तक कमरे में बंद रहा। रात के खाने के वक्त पूरा घर बारी बारी दरवाज़ा बजाता मिन्नतें करता रहा, मगर उसने गोया कसम खा ली थी कि न दरवाज़ा खोलेगा न कुछ खाएगा। खान यूसुफ ने थक हार कर गुलजान को उसके पास भेजा। सब जानते थे उनके एहतराम में वो ऐसे नखरे नहीं दिखाता था। गुलजान की मखसूस हल्की दस्तक और आवाज़ पर उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मोरे गुल, आप रात के इस वक्त सब ठीक है ना? उसकी परेशानी पर वो मुस्कुराई। खाना नहीं खाया आपने? खाने से कैसी नाराज़गी? उनके नर्म परेशान लहजे पर वो बेचारगी से पलट कर सोफे पर जा बैठा। समझ गया, आगा जान ने भेजा है, भूख नहीं है इसलिए नहीं खाया। आप फिक्र ना करें, सो जाएं जाकर। बिखरे बाल संवार कर उसने उन्हें भी टाला था। नीली आंखें सुर्ख नमी से भर रही थीं। खान यूसुफ की पहली बार सख्ती ने उसे अच्छा खासा उदास कर दिया था। गुलजान ने आगे बढ़कर जग से पानी डालकर गिलास उसे थमाया।
परेशान नहीं होते। शादी पूरी ज़िंदगी का फैसला है। अगर दिल नहीं मान रहा तो खान साहब को आराम से समझा दें, आपसे बहुत प्यार है, उन्हें मान जाएंगे। गुलजान के नर्म अल्फाज पर उसको तसल्ली सी हुई। पानी पीकर खुश्क होता हलक तर किया। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो आराम से माने या नहीं, ये शादी मैं किसी सूरत नहीं कर सकता। अगर कर ली तो सारी ज़िंदगी खुशी के लिए तरस जाऊंगा मोरे गुल। वो ग्लास टेबल पर रखता जिस सख्ती से बोला, गुलजान ने लब काटे। वो घर में तूफान लाने वाला था। जरशे ने आज आपके लिए ख़ास तौर पर चाइनीज़ राइस बनाए हैं, आपको पसंद है ना? जरशे को आता देख वो जल्दी से बात बदल गई। उनकी बात पर उसने पलटकर दरवाजे की सिमत देखा। जरशे ट्रे लिए अंदर आए। उसने सर दाह भरी, यानी अब खाने से इनकार मुश्किल हो गया था। गुलजान सिंगल सोफे पर बैठ गई थी और जरशा ने उसके सामने मेज़ ट्रे पर रख दिया। लाला, आपकी नाराज़गी से पहले बनाए थे मैंने चावल, आपने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? उसी झिझक भरे लहजे में कहती वो नाराज़गी जाहिर करना चाह रही थी मगर नाकाम रही। खानज़ादा ने उसका हाथ थामकर अपने पास सोफे पर बिठाया और उसका माथा चूमा। मेरी गुड़िया ने बताया नहीं था ना, इसलिए अब खाऊंगा ना, तुम बैठो मेरे पास। वो उसे पास बिठा गया। गुलजान उसके लिए प्लेट में चावल डालने लगी। जरशा की मासूम छोटी छोटी बातों पर वो मुस्कुराता खाना खाने लगा। कुछ ही देर में पलवशे भी आ गए। गुलजान उसके लिए चाय बनाने जा चुकी थी। जब तक उसने खाना खाया पलवशे और जरशे साथ बैठी रही, मगर एक बात जो हर बार की तरह शिद्दत से वो महसूस कर रहा था, पलवशे के आने के बाद से जरशे कम बोल रही थी और झिझक ज़दा बैठी थी। वो ये बात हर बार की तरह महसूस करता उलझ रहा था। जरशे पूछने पर भी कुछ नहीं बताती थी उसे। उसके ऑफिस चले जाते हैं आज, अब इस गेम को एंड भी तो करना है, वरना वो प्रिहान को जाने क्या समझ लेगा। यूनिवर्सिटी से ऑफ के बाद मिनाल ने कहा तो सबको उससे इत्तफाक हुआ। प्रिहान भी अपना आप क्लियर करना चाहती थी। वो अजनबी उसे गलत समझ रहा था शायद। गुड आइडिया, क्योंकि पैसे देने पर तो वो राज़ी हो ही चुका है। बैठ तो मनाल, तुम जीत गए। रीमा ने भी जोश से कहा। वो सब मनाल की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी जब प्रिहान का मुंह बिगड़ा था। सामने ही उसका ड्राइवर गाड़ी समेत उसे देख रहा था। वो जानती थी इग्नोर करके चली जाए, तब भी उसने पीछा ही करना था। गाइस, मेरा ड्राइवर आज वक्त पर पहुंच गया है। आनी का जासूस शायद जान गया है कि आज कहीं जाने वाले हैं। प्रिहान ने बेचारगी से उन लोगों को इत्तला दी। इट्स ओके, हम मनाल की गाड़ी में जाते हैं, तुम इसके साथ पीछे आ जाओ। आनी से कह देना किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना पड़ा उस कंपनी में। मेरा ने फ़ौरन बहाना घर लिया था। प्रिहान की आंखें चमकी। वैसे वो भी कम ना थी, मगर इन मामलात में उसकी दोस्तें दोगुना तेज चलती थीं। ऑफ कोर्स कोई क्लब नहीं जा रही कि डर रही हो। ऑफिस की लोकेशन है या भेजूं? मनाल ने भी उसे इत्मीनान दिलाते हुए पूछा। है मेरे पास, ओके सी यू। वो हाथ हिलाती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो तीनों पहले ही निकल कर जा चुकी थी। प्रिहान ने ड्राइवर को वही सब झूठ सुनाकर लोकेशन बताई तो वो सर हिलाकर उसे अगले 1 घंटे में उस जगह पहुंचा चुका था। कब आओगी? हम पहुंच चुकी हैं, इतनी लेट क्यों हो? उन तीनों के पीछे 10 मिनट में मैसेजेस पर मैसेजेस आ रहे थे। प्रिहान ने गाड़ी से निकलकर एक नज़र उस निहायत ऊंची बिल्डिंग को देखा। मैं आ गई हूँ, तुम लोग कहाँ हो? उसने मैसेज करते हुए कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। ऑफिस में, रिसेप्शन पर कहना लड़की पहुंचा देगी। रीमा के मैसेज पर वो गहरा सांस भरती हिम्मत करके रिसेप्शन पर पहुंची थी। सॉरी मैम, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है सर के साथ? आपको ऐसे ही ऑफिस में नहीं जाने दे सकते। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने माजरत करते हुए कहा और आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जो हुई। उसका हलक तक कड़वा हो गया। मनाल उसके सर की दोस्त थी तो आराम से जाने दिया, अब प्रिहान को रोके बैठी थी। उसे शदीद गुस्सा आया। वो इस इंसल्ट पर सब भाड़ में झोंक कर पलटती आउटडोर की तरफ बढ़ी। मैम रुके, सॉरी आप आए, मैं ऑफिस दिखा देती हूँ आपको। लड़की ने पुकार कर जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक जानिब इशारा किया। प्रिहान समझ गई कि मिनाल ने कहलवाया। गर्दन अकड़ाकर उसके साथ चलने लगी। इस प्रोटोकॉल पर वो ये भी भूल चुकी थी कि करने क्या आई है। वो फेस टू फेस पैसे लेने आई हुई थी। वो किसी अनजान से एक शर्त के नाम पर 50 लाख लेने वाली थी, चाहे फौरी वापस कर देती। लड़की लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर की निस्बत यहाँ कदरे चहल पहल कम थी। सामने ही एक शीशे के ऑफिस के पास वो जाकर रुक गई। प्रिहान ने यकदम घबराहट के हमलावर होने पर पसीना होते हाथ आपस में रगड़े। होंठों के पास हाथ फेरती पसीने की नमी साफ महसूस करते, लबों पर जबान फेरी और कपकपाते हाथों से डोर खोलकर अंदर कदम रखा। नज़र चारों अतराफ में दौड़ाई। मनाल वगैरह तो वहाँ नहीं थी। मोबाइल पर आने वाले मैसेज की बीप पर उसने लरसते हाथों से मैसेज खोला, जिसे पढ़कर उसका रंग फक हुआ। डरते डरते सर उठाया तो सामने कांच की बड़ी टेबल के दूसरी जानिब ऊंची चेयर पर बैठा वो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। प्रिहान का सर चकराने लगा। वो पलट कर जाना चाहती थी मगर उसका जिस्म हरकत करने से इनकारी हो गया था। जैसे, हान कहाँ हो तुम? अभी तक पहुंची नहीं हो?
खो तो नहीं गए कहीं तुम लोग? तुम्हें बस राणा बिल्डर्स के ऑफिस आना है। यार मैं फिर से लोकेशन भेज रही हूँ। मोबाइल पर आने वाले मैसेज की बीप पर उसने लरसते हाथों से मैसेज खोला। मनाल का मैसेज था, लोकेशन भी अलग थी, नाम भी अलग था। वो कहाँ पहुँच गई थी? पढ़कर उसका रंग फाकुआ। डरते डरते सर उठाया तो सामने कांच की बड़ी टेबल के दूसरी जानिब ऊंची चेयर पर बैठा वो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। प्रिहान का सर चकराने लगा। वो पलटकर जाना चाहती थी मगर उसका जिस्म हरकत करने से इनकारी हो चुका था। आ जाइए मिस प्रिहान, बैठकर बात करते हैं। वो संजीदगी से बोलता अपनी सीट से उठा और कुछ ही फासले पर दाएं तरफ सिटिंग एरिया की तरफ कदम बढ़ा गया। वो वही था जो पहली बार रोड पर टकराया था, फिर शादी में टकराया और आज वो उसके सामने थी। वो कोई और नहीं, मनाल का हदीर था। मनाल ने जब नंबर दिया उसने शायद फर्स्ट ही कहा था और वो फर्स्ट नंबर ले चुकी थी। फिर कहाँ गड़बड़ हुई थी आखिर? फर्स्ट नंबर जिस पर लाइफ लाइन लिखा था और ये लफ्ज़ वो हदीर के लिए यूज़ कर सकती थी। जो बात उसे तब सोचनी चाहिए थी वो अब सोच रही थी, जिससे पहली बार रोड पर बात करके वो मुकर गई थी, क्योंकि मनाल को किसी का भी हदीर के करीब होना पसंद नहीं था। उस बंदे का नंबर निकाल कर वो इतने दिन बात करती रही थी। मनाल को खबर हुई तो मार ही डालेगी उसे। उसने झुरझुरी ली। वो एक सिंगल सोफे पर बैठकर दरवाजे के पास अटक कर सोच में गुम खड़ी परिहान को देख रहा था। मिस परिहान, कोई परेशानी है आपको? उसके संजीदा पुकार पर वो गड़बड़ाकर सीधी हुई। हो सकता है बात वो उससे ना करती रही हो, बस आज गलती से आ गई हो। ये तसल्ली बख्श सोच आते ही वो तेज़ी से आगे बढ़कर अपना मोबाइल उसके सामने कर गई। क्या ये आपका नंबर है? प्रिहान के हकलाते सवाल पर उसने स्क्रीन पर मौजूद नंबर को देखा। मनाल की लाइफलाइन नंबर उस नाम से सेव था। नाम पढ़कर उसके माथे पर बल पड़े मगर वो सर हिला गया। जी हाँ मिस प्रिहान, ये मेरा ही नंबर है। उसके कहने पर वो धप से सोफे पर बैठी। सदमा ही सदमा था। इस इंसान से पैसे लेने आ बैठी थी वो, झूठ बोले बेचारी बनी और जाने क्या क्या किया। रिसेप्शन पर आपको रोका गया होगा, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आप मुझे इन्फॉर्म करके आती तो कभी ना रोका जाता। मैंने ग्लास वॉल से आपको आते देख लिया था, वरना मुझसे अपॉइंटमेंट के बिना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए। वो उसी संजीदगी से ही बता रहा था। यानी रिसेप्शन पर कॉल मिनाल ने नहीं, इसने की थी। प्रिहान से शर्मिंदगी और घबराहट से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। आपके मैसेजेस देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि एक ब्लाइंड लड़की टेक्स्ट कैसे कर सकती है। आपने ये झूठ क्यों बोला? इस पर बाद में बात करूंगा, पहले ये बताइए रिफ्रेशमेंट में क्या लेंगी? आई थिंक आप यूनिवर्सिटी से सीधी यहीं आ रही हैं। उसका हुलिया देखकर वो अंदाज़ा लगा चुका था। कॉल पर मुख्तसर बात करने वाला सामने होने पर मुसलसल बात कर रहा था, जैसे बरसों पुरानी दोस्ती रही हो। मैं को कुछ नहीं, सॉरी। आपसे अब तक जो भी बात हुई, मैंने गलती से आपका नंबर। प्रिहान की इस वजाहत पर वो यकदम माथे पर बल डालकर सीधा हुआ तो वो बाकी बात भूल गई। खौफ और परेशानी से हलक खुश्क हो रहा था। मैसेज अब भी आ रहे थे। यकीनन मुनाल अब बुरी तरह भड़क चुकी होगी, लेकिन वो उस लड़के के पास जाकर क्या करती जिससे बात तक नहीं की थी, जिससे बात करती रही थी? उसे वजाहत देना मुश्किल हो रहा था। आपका मतलब ये बातें आप किसी और से करना चाहती थी जो मुझसे की? ये हेल्प और पैसे किसी और से मांगने वाली थी आप? वो क्यों इस बात पर भड़क उठा था? प्रिहान समझ नहीं पाई मगर जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। उसने लब भींच लिए। आपको जितनी भी हेल्प चाहिए मैं करूँगा, किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जो अमाउंट कही थी मैं कैश में दे दूँगा। उसकी बात पर प्रिहान की आंखें फैली। शर्मिंदगी से चेहरा सुर्ख हुआ। वो कांच के ग्लास में पानी डालकर उसके सामने रखता उसे देखने लगा। देखें, दरअसल बात यह है कि मिस प्रिहान, पहले पानी पिए आप। वो प्रिहान के घबराए हुए चेहरे पर पसीने की नमी और बौखलाहट महसूस करके बात दरमियान में टोकता ग्लास उसकी तरफ बढ़ा गया। मोबाइल पर अब भी मैसेजेस आ रहे थे। प्रिहान रूहान सी हो रही थी। शायद अब तक वो लड़का मनाल वगैरह को ऑफिस में देखकर हकीकत बता चुका होगा। वो इस धोखे पर प्रिहान से नाराज़ भी हो चुकी होंगी कि वो सब गड़बड़ कर चुकी थी। अब ना सिर्फ सामने बैठे अजनबी को वजाहत देनी थी बल्कि दोस्तों को भी। पानी का ग्लास एक ही सांस में अपने अंदर उंडेलते साथ वो आंसू भी पीने लगी। दिल चाहा जोर जोर से रोए। तौबा कर ली, फिर कभी ऐसी फजूल गेम्स नहीं खेलेगी जिससे इज्जत का फालूदा बन जाए किसी के सामने। मुझे पैसे नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं चाहिए, वो सर झुकाकर बोली। जवाब में खामोशी पाकर सर उठाया तो वो सर्द नज़रों से उसी को घूर रहा था। मतलब जो सब बातें की वो सब झूठ था। वो बात काट गया। प्रिहान लब काटती मजीद सर झुका गई। मैं जानता हूँ मिस प्रिहान, जब आपने कहा कि आप अकेली और डरी हुई हैं, मैंने पता करवा लिया कि कितनी अकेली और बेचारी हैं आप। उसके तंजिया जताए जाने लहजे पर उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। ना वो कुछ बोली ना सर उठाया। मैं नहीं जानता आपने वो सब झूठ क्यों बोले, अंधे होने का, अकेले होने का और डरने का।
आपके पेरेंट्स नहीं हैं मगर खाला और खालू हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे से रखा हुआ है उन्होंने आपको। आज शायद उसने बस अपनी सुनाने के लिए बिठाया था प्रियान को, और वो मजबूर थी कि बैठी आज ढिठाई के रिकॉर्ड कायम करने वाली थी। चुपचाप अपने सारे ड्रामों के पोल खुलते सुन रही थी उसके मुंह से। फिर आपने पैसों की डिमांड की, या फिर आप वाकई एक लालची लड़की हैं जो झूठ बोलकर अनजान लोगों से पैसे लेती हैं। वो साफ गोई से बोलता सवाल कर रहा था और प्रियान का दिमाग भग से उड़ गया। अगर मैं आपको इतनी घटिया लगती हूँ तो क्यों कहा कि पैसे देंगे? आपने सोचा बिकाऊ लड़की है तो पैसे देकर। शट अप! उसकी बात पूरी होने से पहले ही सर्द लहजे में वो गुस्से से टोक गया। प्रिहान की जिल्लत से आंखें भर आए, झटके से उठ खड़ी हुई। उस इंसान से उसका कोई लेना देना ना था कि उसे वजाहत दे। उसे खुद पर गुस्सा आया। वो बैठी ही क्यों थी कि ऐसी बात सुनने को मिली? बिना पलटे या कुछ कहे वो भर्राई आंखों से उसका आलीशान ऑफिस देखती हुई बाहर निकली। इस बार पीछे बैठे उस दिलकश मगर जालिम इंसान ने रोकने या बात करने की कोशिश नहीं की थी। प्रिहान को अपनी इस इंसल्ट पर बुरी तरह रोना आया था। उस ऊंची बिल्डिंग से निकलते उसने शुक्र किया कि वो बिल्कुल अनजान इंसान है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसके आगे शर्मिंदा हो भी गई है तो क्या हुआ? आज इस बिल्डिंग से निकलकर ये किस्सा यहीं का। ऐसा उसे लगता था कि ये मुलाकात आखिरी थी। शर्मिंदगी का बाब खत्म हो चुका और ये उसके बेहुदा गेम का राज राज ही रह जाएगा। जाने कौन कौन जाने ऐसा होगा भी या नहीं।